हेलो मित्रों, सुनाइए कैसे हो। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और हमेशा अच्छे रहें। मित्रों, पहले वाली वीडियो में हमने दो ग्लैंड डिस्कस की थी, उनके सीक्रीशंस डिस्कस किए थे, उनके फंक्शंस डिस्कस किए थे। उसी तरह से हम इस वीडियो में भी दो ग्लैंड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, उनके सीक्रीशंस को डिस्कस करने जा रहे हैं और उनके सीक्रीशंस के फंक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। वैलिड? दो ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं मित्रों? तो मित्रों वो दो ग्लैंड्स हैं, एक तो पैंक्रियाज को डिस्कस करेंगे और एक हम टेस्टिस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ठीक है मित्रों, पैंक्रियाज को डिस्कस करते हैं। देखिए मित्रों, पैंक्रियाज, तो मित्रों जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज एक ऐसी ग्लैंड है जिसको कंपोजिट ग्लैंड बोला गया है। कंपोजिट का मतलब समझिए अभी क्या होता है। कंपोजिट का मतलब ये है मित्रों, जो पैंक्रियाज है ना, वो दोनों तरह के काम करती है। दोनों तरह से मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड का भी काम करेगी और एक्सोक्राइन ग्लैंड का भी काम करेगी। इसीलिए इस ग्लैंड को बोला कंपोजिट ग्लैंड। हमारी बॉडी में पैंक्रियाज एक ऐसी ग्लैंड है जो एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन दोनों ही ग्लैंड का काम करती है। आपसे एग्जामिनर अगर पूछ ले कि जी ऐसी कोई ग्लैंड बताइए जो हमारी बॉडी में एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन दोनों फंक्शन परफॉर्म कर रही है, तो मित्रों आपका आंसर होना चाहिए पैंक्रियाज। यहां तक क्लियर है मित्रों? पैंक्रियाज जो बनी होती है, मतलब हम पूरी पैंक्रियाज की तो यहाँ पे अभी बात नहीं करेंगे, हम बात करते हैं मित्रों पैंक्रियाज के उस पोर्शन की जो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। तो पैंक्रियाज का वो पोर्शन जो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम कर रहा है वो बना होता है आइलेट्स ऑफ लैंगेरेंस से। उन सेल्स को हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगेरेंस। आइलेट्स ऑफ लैंगेरेंस, लैंगेरेंस, आइलेट्स ऑफ लैंगेरेंस से बना होता है। और ये जो मित्रों सेल्स होती हैं आइलेट्स ऑफ लैंगेरेंस, ये टोटल जो सेल्स हैं जो मिलकर एंडोक्राइन पार्ट बना रही हैं पैंक्रियाज का, वो होती हैं 1 से लेकर 2 मिलियन तक। 2 मिलियन तक ये टोटल होती हैं, 1 to 2 मिलियन। और अगर हम प्रोपोर्शन की बात करें कि पूरी पैंक्रियाज के कितने परसेंट पार्ट ऐसा है जो एंडोक्राइन ग्लैंड का काम कर रहा है, तो वो होता है मित्रों 1 to 2%। 1 to 2% ऑफ टोटल पैंक्रियाज, ऑफ टोटल पैंक्रियाज। पैंक्रियाज यहां तक मित्रों मुझे लगता है आपको समझने में कोई दिक्कत आई नहीं होगी, ये तो सीधी सी बात है। ठीक है, अब मित्रों बात करते हैं जो ये सेल्स हैं ये भी दो तरह की होती हैं। एक तो इनमें सेल्स आती हैं अल्फा सेल्स और एक आती है बीटा सेल्स। आइलेट्स ऑफ लैंगेरेंस इज ऑफ 2 टाइप्स, दो तरह की हैं। एक तो है मित्रों अल्फा सेल्स, अल्फा सेल्स, और एक है बीटा सेल्स, बीटा सेल्स। तो मित्रों जो अल्फा सेल्स हैं, बीटा सेल्स हैं, ये हार्मोन रिलीज करती हैं। अल्फा सेल्स का काम है ग्लूकागन को रिलीज करना। ग्लूकागन हार्मोन को रिलीज करती हैं अल्फा सेल्स, और बीटा सेल्स इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करती हैं। हार्मोन ये भी है, ये भी है। और मित्रों ये दोनों पेप्टाइड हार्मोन है, वो हम आगे कराएंगे मित्रों कि हार्मोन कितने तरह के हो सकते हैं। जैसे पेप्टाइड हार्मोन भी हैं, ठीक है ना, कुछ अमीनो डेरिवेटिव्स होते हैं, कुछ पेप्टाइडल हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे इन चीज़ों का। अभी फिलहाल देखिए अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स। अल्फा सेल ग्लूकागन हार्मोन बना रही हैं, बीटा सेल इंसुलिन हार्मोन बना रही हैं, दोनों ही पेप्टाइड हार्मोन हैं। काम क्या है मित्रों? अगर हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम है तो ग्लूकोज का लेवल बढ़वाने में जो हेल्प करता है वो करता है ग्लूकागन हार्मोन। अगर लेवल बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा से नॉर्मल में लाना है तो काम करेगा इंसुलिन। दोबारा सुनिए, ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज लेवल बहुत कम है, नॉर्मल स्टेज पर लेके आना है, काम करेगा ग्लूकागन। ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा हो और तब उसको नॉर्मल स्टेज पे लाना हो तो काम करेगा इंसुलिन। मतलब ये दोनों मिलकर ही ग्लूकोज
होम्योस्टैसिस को मेंटेन करते हैं। मैं अकेले बोल दूं अकेला इंसुलिन कर रहा है, ये भी गलत है। मैं ये बोल दूं ग्लूकागन कर रहा है जी, ये भी गलत है। तो ये बोलना सही है कि दोनों मिलकर ही ग्लूकोज होम्योस्टैसिस को मेंटेन रखते हैं। वैलिड। अब देखिए मित्रों, अगर ग्लूकागन ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज लेवल को बढ़वा रहा है तो कौन सी कंडीशन जनरेट कर रहा है? हाइपरग्लाइसेमिया। कौन सी कंडीशन जनरेट करेगा? हाइपरग्लाइसेमिया। तो ये जनरेट करेगा हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया हाइपरग्लाइसेमिया एक कंडीशन है जिसमें ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। अगर ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है ब्लड स्ट्रीम में तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। वैलिड। अच्छा, इंसुलिन का काम है ग्लूकोज लेवल को कम करवाना, तो जाहिर सी बात है तो इंसुलिन कौन सी कंडीशन को पहुंचा रहा है या कौन सी कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? हाइपोग्लाइसेमिया के लिए। किसके लिए? हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया। ग्लूकागन रिस्पॉन्सिबल है हाइपरग्लाइसेमिया के लिए, इंसुलिन रिस्पॉन्सिबल है हाइपोग्लाइसेमिया के लिए। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि ग्लूकागन इज ए हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। बोल सकता हूं ना कि ग्लूकागन हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। इंसुलिन को मैं बोल सकता हूं कि इंसुलिन एक हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है। बोल सकता हूं मित्रों, क्योंकि अगर ग्लूकागन हाइपरग्लाइसेमिया करा रहा है तो कहलाएगा हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। वैलिड। और इंसुलिन अगर हाइपोग्लाइसेमिया करा रहा है, हाइपोग्लाइसेमिया, तो कहलाएगा हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। यहां तक तो मामला क्लियर है भाई। हाइपर का मतलब तो समझ में आता होगा। हाइपर का मतलब बढ़वाना, हाइपो का मतलब कम करवाना। यहां तक बात समझ में आई? ठीक है मित्रों। अब देखिए, अब बात करते हैं ये कि ग्लाइकोजन बढ़वाता कैसे है, कैसे करता है ये अपने काम को। तो मित्रों जो ये ग्लाइकोजन नहीं, सॉरी, ग्लूकागन अपने काम को करता कैसे है? तो मित्रों ग्लूकागन क्या करता है? ग्लूकागन अपना एक्शन करता है लीवर सेल्स पर। लीवर सेल्स बोले तो हेपेटोसाइट्स, हेपेटोसाइट्स को हम लीवर सेल्स बोलते हैं। तो लीवर के पास जाता है ग्लूकागन और लीवर की सेल्स को मैसेज देता है कि जी अपना आप ग्लाइकोजन तोड़िए और ग्लूकोज बनाइए, क्योंकि ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज का लेवल कम है और ग्लूकोज को वहां पर पहुंचाना है ताकि ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल हो। वैलिड। तो जाहिर सी बात है ग्लूकागन हार्मोन ग्लाइकोजेनोलाइसिस को प्रमोट कर रहा है। किसको प्रमोट कर रहा है? ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस का मतलब होता है ग्लाइकोजन का टूटना। बात यहां तक समझ में आई? ग्लाइकोजन का टूटना, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, जिसको प्रमोट करता है ग्लाइकोजन। तो जाहिर सी बात है जब ग्लाइकोजेनोलाइसिस को प्रमोट कर रहा है ग्लूकागन तो इंसुलिन उसको इनहिबिट करेगा। चलो इंसुलिन की बात पर मित्रों बाद में आते हैं, पहले हम केवल ग्लूकागन की बात पे आ जाते हैं। तो ग्लूकागन बढ़वाएगा कैसे ग्लूकोज लेवल को? एक्शन तो हमें समझ में आ गया कि लीवर सेल्स पर इसका एक्शन होगा। ठीक है, क्या करवाएगा? ग्लाइकोजेनोलाइसिस करवाएगा, ग्लाइकोजन को तोड़वाएगा ग्लूकोज में और तब ग्लूकोज वो जाएगा ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने के लिए। ठीक है, और क्या करवाएगा? और मित्रों एक फंक्शन ये करवाता है कि जो सेल्स हैं उनके अंदर ग्लूकोज के अपटेक को और यूटिलाइजेशन को रोकने का काम भी कौन करता है? ग्लूकागन हार्मोन। क्योंकि ग्लूकागन हार्मोन रोकेगा भाई ग्लूकोज जो है उसको ना तो सेल्स के अंदर जाने देगा और ना सेल के अंदर यूटिलाइज होने देगा। क्यों? और जरूरत भी यही है, क्योंकि भैया ब्लड स्ट्रीम में वैसे ही ग्लूकोज कम है, ऊपर से ब्लड स्ट्रीम का ग्लूकोज अगर सेल के अंदर जाए और जाकर यूटिलाइज हो जाए तब तो बढ़ लिया ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज लेवल। बढ़ेगा कब? जब जाने से रोका जाए और यूटिलाइजेशन को भी रोका जाए। तो जाहिर सी बात है ग्लूकोज का लेवल तब तो बढ़ेगा ब्लड स्ट्रीम में। तीसरी चीज मित्रों, ग्लूकागन हार्मोन प्रमोट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब नए ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का बनना।
नए ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का बनना ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है, उसको भी प्रमोट करता है। तो 3 काम कर रहा है ग्लाइकोगन। क्या कर रहा है? पहला काम ग्लाइकोजेनोलाइसिस करवा रहा है, दूसरा काम सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन को रोक रहा है, तीसरा काम ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करवा रहा है। यहाँ तक मित्रों समझ में आई आपके बात? तो मुझे लगता है ये तो आपके समझ में आ गया होगा कि ग्लूकागन का काम क्या है। अब मित्रों हम इंसुलिन पर आ जाते हैं। इंसुलिन क्या करवाता है? मित्रों इंसुलिन का काम ये है कि इंसुलिन को ध्यान ये रखना है कि ब्लड के अंदर अगर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है तो उसको कम करवाना है। अगर कम करवाना है तो ग्लाइकोजन फॉर्मेशन करवाना पड़ेगा, फिर ये जाएगा, ये भी मैसेज लेकर जाता है किसके पास? लीवर सेल्स के पास, और जो एडिपोसाइट्स बोले तो एडिपोस टिश्यू की जो सेल्स हैं उनके पास इंसुलिन गया, एडिपोसाइट्स के पास भी और हेपेटोसाइट्स के पास भी। उनसे बोलता है कि जी देखो ऐसा है, ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है, आप वहाँ से ग्लूकोज का अपटेक करें और उस ग्लूकोज को लेकर आप ग्लाइकोजन बनाएं, जस्ट अपोजिट टू ग्लूकागन, कि आप वहाँ से ग्लूकोज का अपटेक करें और अपटेक को लेकर अपटेक करके उस ग्लूकोज से आप ग्लाइकोजन बनाएं, कर रहा है। दूसरी बात, ये सेलुलर अपटेक यूटिलाइजेशन को रोक रहा था, तो जाहिर सी बात है ये प्रमोट करेगा। ये क्या करेगा? प्रमोट करेगा। ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट कर रहा था। क्या ये प्रमोट करेगा ग्लूकोनियोजेनेसिस को? ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट नहीं करेगा। क्यों? अगर भैया ग्लूकोनियोजेनेसिस हो गई तब तो मामला बिगड़ जाएगा। ये भी कहेगा मैं चला तो ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए था और मैं कर क्या रहा हूँ? ग्लूकोनियोजेनेसिस करा के ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज लेवल बढ़वा रहा हूँ। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस को ये प्रमोट नहीं करता है। कौन प्रमोट करता है? ये प्रमोट करेगा ग्लाइकोजन फॉर्मेशन को, प्लस में सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन को। जिनको ये प्रमोट करेगा उनको ये रोकेगा, क्योंकि दोनों का एंटागोनिस्टिक रोल है ना मित्रों। बात समझ में आई? अब मित्रों होता क्या है, अगर मान लीजिए बहुत लंबे समय तक या बहुत लंबा टाइम हो गया, बंदे को कंडीशन है हाइपरग्लाइसेमिया, बहुत ज़्यादा समय तक अगर ये कंडीशन मेंटेन रहे तो होता क्या है, उस बंदे को हो जाती है डायबिटीज़ मेलाइटस। कौन सी डायबिटीज़? डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस जो होती है ये कंडीशन हो जाएगी, ये डिजीज़ हो जाएगी बंदे को अगर बहुत लंबे समय तक ये वाली कंडीशन बनी रही, हाइपरग्लाइसेमिया कंडीशन बनी रही, या ये कह लीजिए अगर बहुत लंबे समय तक बंदे के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहा तो डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाती है। और इसमें होता क्या है, यूरिन के साथ साथ ग्लूकोज भी जाता है। मतलब जब यूरिन के लिए जाएंगे तो यूरिन के साथ ग्लूकोज भी निकलता है, ग्लूकोज भी बाहर जाएगा, यूरिन के साथ ग्लूकोज का भी लॉस होगा। और मित्रों तब उस पेशेंट को उस कंडीशन में हम ट्रीट करते हैं इंसुलिन के साथ, इंसुलिन थेरेपी के साथ ट्रीट करेंगे। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है, तो जरूरत किस चीज़ की है? इंसुलिन दो, क्योंकि हो सकता है उसकी पैंक्रियाटिक सेल इंसुलिन प्रॉपर नहीं बना रही हो, ठीक है ना। तो इंसुलिन का हम ट्रीटमेंट देते हैं, इंसुलिन की थेरेपी उसको देते हैं, ताकि जो ब्लड में बढ़ा ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल हो। और वो कहाँ जाए? वो जाए हेपेटोसाइट्स के पास जाए, ग्लूकोज उसमें अपटेक हो, एडिपोसाइट्स की जो सेल्स हैं या एडिपोसाइट्स जो हैं उनमें अपटेक हो और उसका यूटिलाइजेशन हो फॉर द ग्लाइकोजन फॉर्मेशन। तो मित्रों ये था पेंक्रियाज के बारे में कि ग्लूकागन का काम क्या है, इंसुलिन का काम क्या है। मित्रों समझ में आ ही गया होगा। अब मित्रों नेक्स्ट जो आ जाती है ग्लैंड, मैं उस पर आ जाता हूं। नेक्स्ट आ जाती है टेस्टिस। नेक्स्ट है टेस्टिस। टेस्टिस देखिए मित्रों, जो टेस्टिस है ना मैन के अंदर, बोले तो मेल के अंदर, वो एक्चुअल में 2 तरह का काम करती है। एक तो टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ये तो पता है। दूसरा टेस्टिस एक एंडोक्राइन ग्लैंड का भी काम करती है। भाई प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का भी काम करती है और
एंडोक्राइन ग्लैंड का भी काम करती है। तो इसका मतलब इसके फंक्शन दो हैं, डुअल फंक्शन है इसके। बात समझ में आई? अब ये टेस्टिस होती कहाँ है मित्रों? ये होती हैं हमारे एब्डोमेन से बाहर, ठीक है ना, आउटसाइड द एब्डोमेन, एब्डोमिनल कैविटी, आउटसाइड द एब्डोमेन ये प्रेजेंट होती है सक्रोटल सैक के अंदर। सक्रोटल सैक, सक्रोटल सैक में ये प्रेजेंट होती हैं आउटसाइड द एब्डोमेन। यहां तक तो क्लियर है? ठीक है मित्रों, अब टेस्टिस के थोड़े कंपोजिशन पर अगर देखिए, टेस्टिस बना किससे है? तो टेस्टिस बना है, एक तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्लस, और दूसरी चीज होती है इंटरस्टिशियल टिश्यू। क्या? इंटरस्टिशियल टिश्यू या स्ट्रोमल टिश्यू भी बोलते हैं उसको। स्ट्रोमल टिश्यू बोलिए आप, स्ट्रोमल टिश्यू और इंटरस्टिशियल टिश्यू, इंटरस्टिशियल टिश्यू। इन दोनों चीजों से मिलकर बनी होती है टेस्टिस। इन दोनों चीजों से मिलकर बनी होती है टेस्टिस। अब टेस्टिस के अंदर जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, जो टेस्टिस के अंदर इंटरस्टिशियल सेल्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं इंटरट्यूबुलर स्पेस के अंदर। मतलब इनका जो इंटरट्यूबुलर स्पेसेस होते हैं उनमें मौजूद होती हैं लेडिग सेल्स, या बोल लीजिए इंटरस्टिशियल सेल्स। वो जो लेडिग सेल होती हैं, अब बात आ जाती है लेडिग सेल्स पर। मैं लेडिग सेल्स पर आ जाता हूं, इसको थोड़ा रफ कर देता हूं। ये तो समझ में आ गया कंपोजिशन कि टेस्टिस दो तरह से, दो चीजों से बनी होती है। अब बात करते हैं हम लेडिग सेल्स की। आप लेडिग सेल्स बोलिए मित्रों, लेडिग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स ये प्रेजेंट होती हैं जो इंटरट्यूबुलर स्पेसेस होते हैं वहां पर। ये दो तरह के हार्मोन रिलीज करती हैं। कौन कौन से मित्रों? इनका रिलीज होता है दो तरह का, एक तो एंड्रोजन्स हार्मोन, एंड्रोजन्स, और एक टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। एक तो एंड्रोजन और एक टेस्टोस्टेरॉन्स ये रिलीज करती हैं। फंक्शन की बात करते हैं तो मित्रों अगर याद हो आपको, एक तो हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का फंक्शन हम डिस्कस कर रहे थे कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है कि एंड्रोजन हार्मोन्स के सीक्रेशन को स्टिमुलेट करता है और उनके रिलीज को स्टिमुलेट करता है। बाद में जब LH ये करवा देता है, एंड्रोजन को रिलीज करवा देता है, फिर एंड्रोजन प्लस FSH दोनों मिलकर स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करते हैं। पढ़ा था? तो मित्रों क्या हो गया? एक फंक्शन तो ये हो गया एंड्रोजन का कि ये स्टिमुलेट करता है किस चीज को? स्पर्मेटोजेनेसिस को। एक फंक्शन हो जाता है इसका कि ये सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करता है। जो सेंट्रल नर्वस टिश्यू है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, या हम बोले नर्व सिस्टम, ठीक है ना, उस पर एक्शन करके सेक्सुअल बिहेवियर को, मेल के सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करता है या स्टिमुलेट करता है, जिसको लिबिडो भी बोलते हैं। लिबिडो एक शब्द सुना होगा आपने, लिबिडो, लिबिडो, लिबिडो बोले तो सेक्सुअल बिहेवियर। तो मित्रों एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हमारे सेक्सुअल बिहेवियर को भी कंट्रोल करते हैं। इसके साथ साथ एंड्रोजन का रोल ये भी है कि जो एसेसरी पार्ट हैं, जो एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, उनके डेवलपमेंट, फॉर्मेशन एंड फंक्शन को भी रेगुलेट करता है एंड्रोजन हार्मोन। क्या होते हैं वो जो एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, एसेसरी वाले, वो क्या हैं मित्रों? जैसे इसमें आ जाएगा आपका, जैसे एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा। तो इनके डेवलपमेंट को, इनके फंक्शन को और इनके मैचुरेशन को भी रेगुलेट एंड्रोजन हार्मोन करता है। एंड्रोजन हार्मोन स्टेरॉइड हार्मोन है, सीधी सी बात है। तो मित्रों एंड्रोजन हार्मोन और क्या करता है? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी पर होता है कोई मेल, तो जो फेशियल हेयर्स आते हैं वो एक्सियल हेयर्स और जो मस्कुलर
जो हमारी मसल्स होती हैं, मसल्स की डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है, बॉडी में मतलब सेक्सुअल कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट में इसका बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है ना, एंड्रोजन्स का। वही मित्रों वही मामला होता है टेस्टोस्टेरोन का भी। इसके साथ साथ एक चीज और कराता है एंड्रोजन मित्रों, वो सारी की सारी एनाबॉलिक रिएक्शंस कराता है जो कार्बोहाइड्रेट्स बनने के लिए जरूरी होती हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स बनने के लिए जरूरी हैं, लिपिड्स के लिए जरूरी हैं, प्रोटीन्स के लिए जरूरी हैं, वो एनाबॉलिक रिएक्शन भी एंड्रोजन हार्मोन स्टिमुलेट करता है, उनको भी रेगुलेट करता है। एक बार दोबारा सुन लीजिए मित्रों, फिर दोबारा से मैं बता देता हूं। टेस्टिस जो है दोनों तरह के ऑर्गन का काम, दोनों तरह का काम करती है, डुअल फंक्शन है इसके, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होने के साथ साथ ये एंडोक्राइन ग्लैंड का भी काम करती है, ठीक है ना। अगर कंपोजिशन की बात करें तो ये बनी किससे होती है और ये कहाँ मौजूद होती है, तो मित्रों ये सेक्रोटल सैक में होती है जो आउटसाइड द एब्डोमेन होता है, ठीक है। कंपोजिशन की बात करें तो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बना होता है, प्लस में स्ट्रोमल टिश्यू और इंटरस्टिशियल टिश्यू से बना होता है। अब इंटरस्टिशियल टिश्यू बना है इंटरस्टिशियल सेल्स से, बोले तो लेडिक सेल्स, जो लेडिक सेल्स हैं। अब ये लेडिक सेल्स प्रेजेंट कहाँ है, इंटरट्यूबुलर स्पेस के अंदर ये लेडिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं, वैलिड। अब ये लेडिक सेल्स ही दो तरह के हार्मोन बनाती हैं, एंड्रोजन्स और टेस्टोस्टेरोन। दोनों के फंक्शन सेम है, कोई अलग नहीं है, ठीक है। तो एंड्रोजन का फंक्शन क्या है, एंड्रोजन के फंक्शन होते हैं एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करना, स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करती हैं, स्टिमुलेट करती हैं, ठीक है ना। और हमने बताया था किसके साथ मिलकर, एफएसएच के साथ मिलकर। एफएसएच और एलएच मित्रों कौन रिलीज कर रहा था, एंटीरियर पिट्यूटरी। वहां पे मैंने डिस्कस किया था, जब मैंने बताए थे एंटीरियर पिट्यूटरी के सीक्रेशंस के फंक्शन बताए थे, तो मैंने डिस्कस किया था कि एलएच मेल के अंदर क्या कर रहा है और एफएसएच मेल के अंदर क्या कर रहा है। एलएच का काम मैंने बताया था, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम मैंने बताया था कि स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन और एंड रिलीज ऑफ एंड्रोजन्स, और जब एंड्रोजन बन जाता है तो एंड्रोजन प्लस में एफएसएच मिलकर स्टिमुलेट्स द स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस बोले तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ का बनना कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। एक तो ये फंक्शन हो गया, और इसके बाद हमारे जो मेल्स के सेक्सुअल बिहेवियर को भी एंड्रोजन हार्मोन कंट्रोल करता है, ठीक है ना, जिसको हम लिबिडो बोलते हैं, लिबिडो सेक्सुअल बिहेवियर। एक मित्रों एग्रेसिवनेस को भी के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड्रोजन हार्मोन। जो एग्रेसिवनेस होती है उसको बढ़ना जो होता है वो भी इसकी वजह से होती है। और एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं मेल्स के अंदर, वो भी एंड्रोजन हार्मोन्स की वजह से ही डेवलप होते हैं इन मेल्स, ठीक है। इसके साथ साथ एक एडिशनल रोल और है इसका, वो एडिशनल रोल ये है मित्रों एंड्रोजन का कि ये वो एनाबॉलिक रिएक्शंस कराती हैं जो एनाबॉलिक रिएक्शंस है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, प्रोटीन्स के लिए, तो वो एनाबॉलिक रिएक्शंस को भी प्रमोट करता है या हम बोलें स्टिमुलेट करता है एंड्रोजन हार्मोन। तो मित्रों ये थी आपकी दो ग्लैंड, बाकी दो ग्लैंड नेक्स्ट जो 2 ग्लैंड्स होंगी वो हम डिस्कस करेंगे मित्रों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मित्रों आप इनको पढ़िए अच्छी तरह, और ट्रिक्स मैंने बताई हैं, ट्रिक्स के जरिए आप अपने दिमाग में बिठाइए। जो चीज़ें थोड़ा हैं, जो चीज़ें लगता है कि जी इसकी ट्रिक नहीं है इसके नाम की, तो मित्रों मैंने सिंपल सा बताया है कि जितनी बार आप उसको करोगे, जितनी बार रिवीजन करोगे, वो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में ऐसे आ जाएंगी कि आपका दिमाग सोचेगा नहीं, इतने में तो आप किसी ने पूछा आप जवाब दे दोगे, ठीक है ना। होता है ना मित्रों, किसी ने पूछा चलो बताओ 32 कितना, तो 32 के लिए सोचना थोड़ी होता है, फटाफट बता देते हो, बता देते हो ना। उसी तरह से इनके नेम कोई आपसे पूछे फटाक से बताओ, सबके लिए तो ट्रिक नहीं है, खैर ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो क्या करें, बार बार रिवीजन करें, बार बार रिवीजन करोगे तो ये सारी चीज़ें आपकी एकदम टंग पे आ जानी है, आपकी जुबान पे आ जानी है, डोंट वरी। तो मित्रों आज के लिए दैट इज मच सफिशिएंट इन दिस वीडियो। तो अब हम नेक्स्ट 2 जो ग्लैंड्स लेते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए,
तब तक के लिए मित्रों ओके बाय। ठीक है मित्रों, ओके।